दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि आज विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने पूरे विश्व के बाजारों को एक दूसरे के बहुत ही पास यानी कि एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। वैश्वीकरण के कारण ही आज हम अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं या सेवाओं का प्रचार प्रसार मिनटों में पूरे विश्व में किसी भी देश या महाद्वीप पर एक बटन दबाते ही कर सकते हैं और पलक झपकते पूरे विश्व में किसी भी बाजार की जानकारी ले सकते हैं। जनरली अगर हम वैश्वीकरण का अर्थ समझे तो पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानना ही वैश्वीकरण कहलाता है, क्योंकि वैश्वीकरण के अंदर सभी आर्थिक परेशानियों को हटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है बाजार की जो शक्तियां हैं वो स्वतंत्र होकर अपनी एक सक्रिय भूमिका अदा कर सकती हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब है अर्थव्यवस्था का विकसित औद्योगिक देशों के साथ उत्पादन, व्यापार और वित्तीय मामलों में संबंध स्थापित करना। यानी अब जो नई आर्थिक नीति है उसकी एक मुख्य विशेषता है और वो है अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना या फिर उसे ज्यादा खुलापन देना। अब अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें तो जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर काम करते हैं तब ऐसी परिस्थिति को वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो है विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से। तो ये जो वैश्वीकरण है ये एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सीमा ना हो, और इसीलिए ये दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में देखता है, क्योंकि ये अलग अलग देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच वार्ता, एकता और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया के बारे में बताता है। और इसके साथ साथ ही इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल है। ये एक ऐसा विचार है जो अलग अलग उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, सांस्कृतिक पहलू जैसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न हुआ है, और इसके कारण ही पूरे विश्व में अलग अलग लोगों, क्षेत्रों और देशों के बीच अंतर निर्भरता में बढ़ावा हुआ है। तो देखो अब क्या है ना कि आज का जो समय है उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने देश के अलावा किसी बाहरी देश यानी किसी बाहरी स्रोत से रेगुलर मिलकर काम करती है, जैसे कानूनी सलाह, चिकित्सा संबंधी परामर्श, कंप्यूटर सेवा, बैंक सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा और इसके साथ साथ ही शिक्षण का कार्य भी बाहरी स्रोतों के जरिए ही किया जाता है। अब ये जो शिक्षा का कार्य ये वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अब आप पूछोगे कि कैसे? तो देखो आज हम बड़ी आसानी से ही घर बैठे देश विदेश के किसी भी शहर में चलती हुई संस्था या कोचिंग का लाभ ले सकते हैं, विश्व के किसी भी राइटर की बुक पढ़ सकते हैं। एग्जाम्स के दिनों में हम ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाते हैं। जिन फैसिलिटीज को लेने के लिए हमें दूर शहरों में जाना पड़ता था, समय और पैसा खर्च करना पड़ता था, वही फैसिलिटीज आज हमें घर बैठे ही मिल जाती है, वो भी कम पैसों में, बिना समय बर्बाद किए। तो आज के समय में शैक्षिक वैश्वीकरण की अवधारणा यही है कि आधुनिक संचार के जरिए जैसे इंटरनेट से पूरी दुनिया भर की जानकारियों को डिजिटल रूप में पल भर में पूरे विश्व में प्रसारित किया जा सके। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, जिसके अंदर पूरा विश्व एक ही बाजार के रूप में देखा जाता है, और ये हमें नई तकनीक और उत्पाद के बारे में बताता है ताकि पूरे विश्व में हम अपनी एक पहचान बनाए रख सकें। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के उद्देश्यों की। तो वैश्वीकरण का पहला उद्देश्य है आर्थिक असमानता को दूर करना, ताकि इन आर्थिक असमानताओं को दूर कर अल्प विकसित और विकासशील देशों को विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सके। दूसरा उद्देश्य विकास के लिए नई साझेदारी करना। वैश्वीकरण की हमेशा यही कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधियां और नए संगठनों के साथ देश की अर्थव्यवस्था में सभी जगह विकास के रास्ते निश्चित किए जाए। तीसरा उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। वैश्वीकरण के बहाने विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, क्योंकि अगर कभी देश में प्राकृतिक या अप्राकृतिक विपत्ति आ जाए तब विश्व के जो दूसरे देश है उनका आर्थिक और मानवीय सहयोग प्राप्त होता है, और यही एक मेन उद्देश्य होता है जिसकी वजह से विश्व के बहुत सारे देश वैश्वीकरण को स्वीकार करते हैं। और चौथा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। विश्व के सदस्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाना भी एक उद्देश्य होता है, क्योंकि व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए किसी देश के द्वारा दूसरे देश के लिए अपने स्तर पर सहयोग देना भी वैश्वीकरण का एक उदाहरण है। तो ये तो थे वैश्वीकरण के उद्देश्य। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है मुक्त व्यापार। वैश्वीकरण ने कम हस्तक्षेप के साथ राष्ट्रों के बीच व्यापार की मात्रा में सुधार करने में मदद की है, और इसका कारण ये है कि सरकारें व्यापार लेन देन के हर छोटे छोटे पहलू पर छोटे प्रबंधन नहीं कर रही है। इसके साथ साथ ही वैश्वीकरण को स्वीकार करने वाले देशों में घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से समृद्धि भी आई, जैसे सरकारों के बीच बेहतर सहयोग हुआ, व्यापार में भी सुधार हुआ। दूसरी विशेषता उदारीकरण। वैश्वीकरण की एक खास विशेषता है
निगमों के लिए कारोबारी माहौल में सुधार करना। इसने व्यापारियों को देश के अंदर और बाहर दोनों जगह व्यवसाय स्थापित करने और लेन देन करने में मदद की है। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच ज्यादा व्यापार करने की अनुमति देने के लिए कंपनियों के लिए नियम और विनियमन में काफी ढील दी गई है। तीसरी विशेषता है रोजगार में वृद्धि। हर तरह का व्यापार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता है तो इसका रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैश्वीकरण कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में परिचालन स्थापित करने में मदद करता है। चौथी विशेषता है परस्पर निर्भरता। वैश्वीकरण के आने के बाद देश एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, क्योंकि व्यापारियों को अपनी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सस्ते कच्चे माल का आयात करना पड़ता है। इसलिए उन्हें उन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है जहां उनके माल की अधिक मांग हो। पांचवी विशेषता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। लोगों के बीच संपर्क ने सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों के मेल जोल को बढ़ावा दिया है। इसने लोगों को दूसरे देशों के साथ विचारों, व्यवहारों और मूल्यों का आदान प्रदान करने की अनुमति दी है। छठी विशेषता है शहरीकरण। वैश्वीकरण की वजह से शहरी केंद्रों में वृद्धि हुई है, क्योंकि जब कई विदेशी या स्थानीय कंपनियां किसी खास क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करती हैं, तब वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन जाती हैं। उन कंपनियों में काम करने वाले लोगों को आवास, परिवहन, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में अपने कार्यस्थल के पास बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इसलिए वैश्वीकरण औद्योगिक क्षेत्रों में और उसके आसपास शहरी केंद्रों के निर्माण की ओर ले जाता है। सातवीं विशेषता है जीवन स्तर। आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ लोगों के पास अपनी जेब में बहुत पैसा है। बेहतर नौकरी को चुनने के लिए उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अनुमति देता है। आठवीं विशेषता है उत्पादन लागत। वैश्वीकृत दुनिया के ऐसे किसी भी क्षेत्र में अपनी कंपनियों का परिचालन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है जहाँ उत्पादन की लागत कम है, क्योंकि भूमि, श्रम और कच्चे माल की सस्ती उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए कंपनियों के लिए जरूरी हो गया है कि वो ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें संसाधन ज्यादा मात्रा में और रियायती दरों पर मौजूद हो, जिससे उन्हें कम लागत में ज्यादा लाभ मिल सके। तो ये तो थे वैश्वीकरण की विशेषताएं और फायदे। तो वैश्वीकरण से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? उत्पादन में वृद्धि होती है, जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है, नई तकनीकों का विकास होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, हर क्षेत्र की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ ही आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि होती है, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता मिलती है, निर्यात और विदेशी मुद्रा के कोष में वृद्धि होती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होती है। तो हमने वैश्वीकरण की विशेषता और उससे होने वाले फायदे को तो देख लिया। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में। भले ही आज के युग में वैश्वीकरण को सभी जगह स्वीकारा जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कुछ सालों बाद वैश्वीकरण के दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आलोचकों ने वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो चलिए वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव है श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव। वैश्वीकरण की वजह से श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि देश में पूंजीगत टेक्नोलॉजी के अपनाए जाने से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और देश में लगातार बढ़ रही श्रम शक्ति को रोजगार देने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर में उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। दूसरा नकारात्मक प्रभाव है केवल बड़े उद्योगपति व पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी कंपनियों को ही बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। छोटे छोटे उद्योग और उद्यमियों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा नकारात्मक प्रभाव है खाद्य फसलों के उत्पादन पर कम ध्यान। भले ही देश में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ हो, लेकिन जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी के लगातार बढ़ने से देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में खाद्य फसलों के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चौथा नकारात्मक प्रभाव है सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या में कमी। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश की नीति अपनाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सीमित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य से कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। पांचवा नकारात्मक प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। वैश्वीकरण के आने के बाद अब भारत में बनाई जाने वाली नीतियां जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक विश्व के संपन्न राष्ट्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बनाई जा रही है। छठा नकारात्मक प्रभाव है घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण। अब अगर भारतीय वैश्वीकरण की बात करें तो अब विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू कंपनियों को धीरे धीरे अधिग्रहित कर रही है, जिसकी वजह से बाजार और उत्पादन तंत्र पर इन विदेशी कंपनियों का कब्जा होता चला जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में
भारत फिर से गुलामी की जंजीर में जकड़ा जा सकता है। सातवां नकारात्मक प्रभाव है देश की संस्कृति को खतरा। वैश्वीकरण की वजह से भारत के सामाजिक ताने बाने और संस्कृति को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों में प्रचलित विलासिता के साधन, वस्तुएं और अश्लील साहित्य का भारतीय बाजारों में प्रवेश हो चुका है, जिसकी वजह से सांस्कृतिक पतन का खतरा मंडराने लगा है। आठवां नकारात्मक प्रभाव है नई टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे भारत में समस्याएं सुलझाने की बजाय उलझती जा रही है। जैसे देश में ऊर्जा संकट, जल संकट और प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। नवा नकारात्मक प्रभाव है राष्ट्र प्रेम की भावना को आहत। वैश्वीकरण राष्ट्र प्रेम और स्वदेश की भावना को आघात पहुंचा रहा है, क्योंकि अब लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शान समझते हैं और देशी वस्तुओं को घटिया और तिरस्कार योग्य समझा जाने लगा है। 10वां नकारात्मक प्रभाव है आर्थिक असंतुलन की स्थिति। वैश्वीकरण की वजह से विश्व में आर्थिक असंतुलन निर्मित हो रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण के चलते गरीब राष्ट्र और गरीब और अमीर राष्ट्र और अमीर हो रहा है, और इसके साथ साथ देश के अंदर आर्थिक असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। देश में गरीब और अमीर के बीच आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं।